जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में क्या करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये सारे क्वेश्चन जो है ना, आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। और पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, ठीक है। और सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं बायोलॉजी के, यानी बायोलॉजी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं यहाँ पे। और इसमें बायोलॉजी हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है। पहला हमारा विटामिन ए, दूसरा है विटामिन B1, तीसरा है विटामिन सी और चौथा है विटामिन B12। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर आप लिख लेना, विटामिन B1 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं कुछ पॉइंट भी आपको नोट करा देता हूँ, ये सारे पॉइंट आप नोट करते चलना है। यानी सबसे पहले लिख लें जो विटामिन B1 होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो B1 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा थायमीन। यह भी लिख लेना, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो विटामिन B होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, यह हो जाएगा थायमीन हो जाएगा। और कई बार क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है जो विटामिन B होता है यह किससे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह भी पॉइंट आप नोट कर लेना। तो प्रचुर मात्रा किस में होता है, जैसे फल हो गया, चावल हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया, दूध हो गया, सोयाबीन हो गया, अंकुरित अनाज हो गया। इसमें क्या होता है, विटामिन जो B होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेना, सारे पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये सारे पॉइंट आपको जो आने वाले एग्जाम है ना वहाँ पे आपको देखने को बिल्कुल मिल जाएंगे वहाँ पे। और इसमें जो हमारा अगला ऑप्शन क्या दे रहा है, विटामिन ए का ऑप्शन दिया गया विटामिन ए। तो विटामिन ए इसका भी कुछ पॉइंट नोट कर लेना। जब विटामिन ए होता है कई बार एग्जाम पूछता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा रेटिनॉल। वह इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा रेटिनॉल, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। और एक पॉइंट और नोट कर लेना इसमें कि विटामिन जो ए होता है इसका अणुसूत्र क्या होता है। अणुसूत्र लिख लेना C2OH2Q और इसके आगे लिख लेना OH। यह क्या हो जाएगा, इसका अणुसूत्र हो जाएगा। और यह अभी कई बार पूछा जाता है कि जो विटामिन हमारा ए होता है प्रचुर मात्रा किस में पाई जाती है। तो प्रचुर मात्रा किस में पाया जाता है, नोट कर लेना। गाजर हो गया, हरी पत्तीदार सब्जी हो गई, पपीता हो गया, पका आम हो गया, फल हो गया, दूध हो गया, अंडा इत्यादि में क्या होता है, जो विटामिन ए होता है प्रचुर मात्रा में आपका पाया जाता है। और एक पॉइंट कई बार आपसे यह भी पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, वह होता है रतौंधी। यह भी नोट कर लेना, कई बार आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिल गए हैं। यानी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, वह होता है रतौंधी। यानी विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, वह रेटिनॉल हो जाएगा, अणुसूत्र हो जाएगा C2OH2QOH हो जाएगा। और इसका जो कमी से कौन सा रोग होता है, वह रतौंधी होता है। और किसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, गाजर हो गया, पत्तीदार सब्जी हो गया, पपीता हो गया, पका आम हो गया, फल हो गया, दूध, अंडा इत्यादि में क्या होता है, जो विटामिन ए हो प्रचुर मात्रा में आपका पाया जाता है। और वहीं पे एक अगला ऑप्शन हमारा दे रहा है विटामिन सी। तो इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लेना। सबसे पहला पॉइंट लिख लें, जो विटामिन सी होता है इसका रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम लिख लेना एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है, इसका रासायनिक नाम लिख लेना एस्कॉर्बिक एसिड। यानी इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड, इसका रासायनिक नाम आपका हो जाएगा। और एक पॉइंट और इसमें नोट करना कि यह इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है। यानी विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो कमी से आपका स्कर्वी जो रोग होता है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। और एक पॉइंट और लिख लेना, इसका अणुसूत्र क्या होता है। अणुसूत्र भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, यानी C6H8O6, इसका क्या हो जाएगा, अणुसूत्र आपका हो जाएगा। दोस्तों मैं जितने पॉइंट आपको नोट करा रहा हूँ ना, ये सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है। यानी एग्जाम में सारे पॉइंट आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप अभी से नोट करते चलना। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है। इसमें पूछा जा रहा है मेढक में दांत होते हैं, यानी जो मेढक होता है इसमें किस टाइप के दांत होते हैं, यह हमसे पूछा जा रहा है। और पहला ऑप्शन दिया जा रहा है हमारा होमोडोंट, दूसरा है थिकोडोंट और तीसरा हमारा हेटेरोडोंट और चौथा है उपरोक्त से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा होमोडोंट। हमारा जो दिया जा रहा है यह बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और ऐसा किस लिए होगा, क्योंकि जो मेढक में दांत होते हैं ना, सारे दांत एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए इसमें कौन से दांत होते हैं, होमोडोंट टाइप के दांत आपके पाए जाते हैं। वहीं पे जो हमारा अगला ऑप्शन दे रहा है थिकोडोंट, यानी अगला ऑप्शन दे रहा है थिकोडोंट। ये क्या होता है, ऐसे दांत जो मसूड़ में धंसे होते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं थिकोडोंट बोला जाता है। अगला ऑप्शन हमारा दे रहा है हेटेरोडोंट। ये क्या होता है, ये ऐसे दांत होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे इंसानों में क्या होता है, कई प्रकार के दांत होते हैं। तो इंसान जैसे होता है, इंसान में कितने टाइप के दांत होते हैं, 4 टाइप के दांत होते हैं। कौन कौन से होता है, जैसे एक हो गया इंसीजर हो गया, कैनिन हो गया, प्रीमोलर हो गया, मोलर हो गया। 4 टाइप के दांत इंसानों में होते हैं। दोस्तों ये सारे पॉइंट आप नोट करते चलना वहाँ पे, ठीक है।
और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 आता है। इसमें पूछा जा रहा है स्टार्च से क्या संबंधित है, और हमारे 4 ऑप्शन क्या है, पहला ग्लूकोज, दूसरा फ्रक्टोज, तीसरा सुक्रोज और चौथा है गैलेक्टोज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ग्लूकोज हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों कुछ पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है जो आप नोट कर लेना। यानी जो ग्लूकोज होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, पहले ये लिख ले, रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, C6H12O6। यह क्या हो जाएगा, हमारा इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। वहीं पे हमारा जो अगला ऑप्शन दे रहा है फ्रक्टोज, एक ऑप्शन है हमारा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या होता है, यह प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है। यानी जो फ्रक्टोज होता है क्या प्राकृतिक रूप से क्या होता है, सबसे मीठा होता है। और वहीं पे अगर यह पूछ लीजिए कृत्रिम रूप सबसे अधिक मीठा क्या होता है, यानी कृत्रिम रूप सबसे अधिक मीठा क्या होता है, तो वह हो जाएगा सैकरीन। तो वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा सैकरीन। वह क्या हो जाएगा हमारा सैकरीन हमारा वह हो जाएगा, जो कृत्रिम रूप सबसे मीठा होता है वह क्या हो जाएगा, सैकरीन हमारा हो जाएगा। और वहीं पे हमारा अगला ऑप्शन दे रहा है सुक्रोज। ये सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज क्या होता है, मोनोसैकराइड के 2 अणु होते हैं, यानी डाइसैकराइड का निर्माण करते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, जो इतने पॉइंट आपको नोट करा रहा हूँ सारे पॉइंट आपको नोट करते चलना वहाँ पे। और कई बार आपके एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा होती है। यह क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जा चुका है, यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा होती है। तो कितनी ऊर्जा होती है वह लिखना है, 4.2 कैलोरी ऊर्जा होती है। कितनी ऊर्जा होती है, 4.2 कैलोरी इसमें ऊर्जा होती है। यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा होती है, 4.2 कैलोरी ऊर्जा होती है। ये सारे पॉइंट आप नोट करते चलना। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, दांत का शिखर बना होता है, यानी दांत का जो शिखर होता है किसका बना होता है। और हमारे जो ऑप्शन क्या है, पहला है उपास्थि, दूसरा एनेमल, तीसरा है डेंटिन और चौथा क्या है काइटिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना, डेंटिन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है इसका, यह बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। क्योंकि जो दांत के अंदर वाला भाग क्या होता है वह क्या होता है, वह डेंटिन का बना होता है। और वहीं पे अगर यह पूछा जाता है दांत का बाहरी परत क्या होता है, जो दांत का बाहरी परत होता है वह किसका बना होता है, वह एनेमल का बना होता है। किसका बना होता है, एनेमल का बना होता है। और यह जो होता है सबसे कठोर, सबसे हमारे शरीर में का क्या होता है, सबसे मजबूत भाग होता है। यानी हमारे कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा एनेमल हो जाएगा। और जो हमारा एक ऑप्शन दे रहा है उपास्थि, ये उपास्थि क्या होता है, उपास्थि क्या होता है, ये उपास्थि होता है यह मुलायम एवं लचीला होता है। और इससे इसके निर्माण किसका करते हैं, हमारे जो कान हो गया, नाक हो गया, इसका निर्माण कौन करता है, इसका निर्माण हमारा उपास्थि करता है। ठीक है। और यहीं पे एक ऑप्शन दे रहा है काइटिन। ये काइटिन क्या होता है, ये जो काइटिन होता है ना, कीटों के जो बाहरी आवरण आपने देखा होगा, यानी कभी कीट देखा होगा तो उसका जो बाहरी आवरण होता है वो किससे निर्मित होता है, वह काइटिन का बना होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारा कीट होते हैं इनका जो आवरण होता है किसका बना होता है, किसका बना होता है, वह काइटिन का बना होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेना। यानी जो हमसे पूछ रहा है दांत का शिखर बना होता है किसका बना होता है, वह बना होता है डेंटिन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी है हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है। और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो किस विटामिन की कमी से होता है, यह होता है विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका रासायनिक नाम अभी मैंने आपको लिखाई दिया है, स्कॉर्बिक एसिड होता है। और अणुसूत्र भी आपको लिखा दिया था कि C6H8O6 इसका क्या होता है, अणुसूत्र होता है। और विटामिन सी के प्रमुख स्रोत भी आपको लिखाया था कि खट्टे रसदार फल हो गए, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्मी हो गया, आंवला हो गया, टमाटर हो गया इत्यादि हो गए। और वहीं पे एक ऑप्शन हमारा दे रहा है विटामिन के, एक ऑप्शन हमारा दे रहा है विटामिन के। ठीक है, तो विटामिन के का सबसे पहले लिख लो कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। रासायनिक नाम आप लिख लेना, यानी क्या होता है फिलोक्विनोन। इसका रासायनिक आप नाम लिख लेना, क्या हो जाएगा, फिलोक्विनोन। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, फिलोक्विनोन। इसका क्या हो जाएगा, रासायनिक नाम आपका हो जाएगा। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, यानी इसकी कमी से क्या दिक्कत आती है, इसकी कमी से क्या होता है, जो रक्त का थक्का होता है ना, तो रक्त का जो थक्का होता है वह जमता नहीं है। ठीक है, यही इसकी कमी होता है। और वहीं पे एक ऑप्शन हमारा दे रहा है विटामिन ए, एक ऑप्शन हमारा दे रहा है विटामिन ए। यह भी मैंने क्वेश्चन आपको पहले जो क्लास कराई थी उसमें आपको करा दिया था। यह विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, वह होता है टोकोफेरोल। इसका रासायनिक नाम लिख लेना, क्या होता है, टोकोफेरोल। इसका रासायनिक नाम लिख लेना, टोकोफेरोल। इसका क्या हो जाएगा, रासायनिक नाम आपका हो जाएगा। ठीक है।
और इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से क्या होता है, पुरुष और महिलाओं की जो जनन शक्ति में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और वहीं पे एक ऑप्शन हमारा दे रहा है विटामिन डी, एक ऑप्शन क्या दे रहा है, विटामिन डी दिया जा रहा है। और विटामिन जो डी होता है इसका रासायनिक नाम सबसे पहले लिख लो, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, काल्सीफेरॉल होता है। इसका रासायनिक नाम लिख लेना, क्या होता है, वह होता है काल्सीफेरॉल। इसका रासायनिक नाम लिख लेना, क्या होता है, काल्सीफेरॉल। इसका क्या हो जाएगा, रासायनिक नाम हो जाएगा। और इसकी कमी से रोग क्या होता है, इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स वाला रोग हो जाता है, एवं वयस्कों में क्या होता है, आस्टिमोमलेसिया रोग हो जाता है। यानी बच्चों में रिकेट्स होता है और वयस्कों में आस्टिमोमलेसिया रोग हो जाता है। दोस्तों ये सारे पॉइंट आप नोट करते चलना। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछ रहा है कि पेप्सिन होता है, इसमें पूछ रहा है पेप्सिन होता है। और 4 ऑप्शन क्या हमारे, पहला है हार्मोन, दूसरा एंजाइम, तीसरा है विटामिन और चौथा क्या, पोषक तत्व। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पेप्सिन। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी पेप्सिन होता है। पेप्सिन क्या होता है, वह होता है एंजाइम होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 6, 7 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है कि इसका संग्रह कहाँ पे होता है, इसका संग्रह कहाँ पे होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लें, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर यह यकृत एवं पेशियों में संग्रहित होता है। कहाँ संग्रहित होता है, यह यकृत एवं तथा पेशियों में संग्रहित होता है। यानी जो ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों कुछ पॉइंट और लिखा रहा हूँ, ये पॉइंट आप नोट करते चलो, यही सारे पॉइंट आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट आप नोट करना, यानी जो यकृत होता है, जो यकृत होता है सबसे बड़ा बहिस्रावी ग्रंथि है। पहला पॉइंट लिखना है, यकृत जो होता है सबसे बड़ा बहिस्रावी ग्रंथि होता है। यानी जो हमारा ये यकृत दिया जा रहा है यह सबसे बड़ा बहिस्रावी ग्रंथि होता है। और कभी कभी आपने यह भी क्वेश्चन देखा होगा कि लीवर में गड़बड़ी के कारण कौन सा रोग होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि लीवर में गड़बड़ी के कारण कौन सा रोग होता है, कौन सा रोग होता है, वह पीलिया रोग हो जाता है। और एक क्वेश्चन ये अभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, लीवर में पित्त रस का निर्माण होता है। यानी पूछता है क्या हमसे, यानी पित्त रस का निर्माण कहाँ पे होता है। तो इसका आंसर क्या होता है, पित्त रस का निर्माण कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। इसका सही आंसर यह हो जाएगा। और कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीवर में किसका निर्माण करता है, यानी कि यूरिया का निर्माण करता है। यानी कि जो लीवर होता है किसका निर्माण करता है, यह यूरिया का भी निर्माण करता है। ये सारे पॉइंट आप नोट करते चलना। और इसमें कुछ क्वेश्चन कई बार यह भी आया है कि जो लीवर होता है हमारा, ये कौन से विटामिन को संचित करता है। तो कौन कौन से विटामिन को संचित करता है, एक तो हो गया हमारा विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया एवं विटामिन के होगा। इसको क्या करता है, जो हमारा लीवर होता है इन विटामिन को क्या करता है, संचित करता है, इकट्ठा करता है। ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना। और वहीं पे एक ऑप्शन हमारा आ रहा है तिल्ली। और तिल्ली क्या होता है, तिल्ली क्या होता है, इसे शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं। जो तिल्ली होता है इसे शरीर का क्या कहते हैं, इसे शरीर का क्या कहते हैं, ब्लड बैंक बोला जाता है। इसे शरीर का ब्लड बैंक बोला जाता है। और इसे ये भी क्वेश्चन आता है कि एक पॉइंट ये भी लिख लेना है कि आरबीसी की कब्रगाह किसे कहते हैं। यानी आरबीसी की जो हमारी कब्रगाह होती है किसे बोलते हैं, आरबीसी की कब्रगाह किसे बोलते हैं। तो किसको बोला जाता है, वह तिल्ली को ही बोला जाता है। आरबीसी की कब्रगाह भी बोला जाता है। ये सारे पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8 आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है। यानी पूछा जा रहा है वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है। और इसके 4 ऑप्शन क्या हमारे, पहला है कैल्शियम, दूसरा है फ्लोरीन, तीसरा आयोडीन और चौथा है सोडियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा फ्लोरीन हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी दंत इनामल को फ्लोरीन कठोर बनाता है। और जो फ्लोरीन की कमी से मानव में शरीर में क्या होता है, फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। यानी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है फ्लोरीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो फ्लोरीन की कमी से कौन सा रोग होता है, वह होता है फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। यह भी पॉइंट नोट कर लेना। यानी फ्लोरीन की कमी से कौन सा रोग होता है, वह होता है फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। और दोस्तों एक ऑप्शन हमारा दे रहा है कैल्शियम। ये कैल्शियम क्या होता है दोस्तों, ये इसमें ये लिख लेना है कि मनुष्य के जो दांत होते हैं वो हड्डी होती है, इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। कभी क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है कि जो मनुष्य के दांत एवं हड्डी में किसकी मात्रा अधिक होती है, किसकी मात्रा अधिक होती है, वहाँ पे कैल्शियम की मात्रा आपकी अधिक होती है वहाँ पे। और वहीं पे एक ऑप्शन हमारा आ रहा है आयोडीन। ये आयोडीन क्या होता है, आयोडीन किससे प्राप्त होता है। तो जो ये आयोडीन होता है, यह आयोडीन नामक एक शैवाल से प्राप्त होता
होता है, इसकी कमी से क्या रोग होता है, यानी अगर आयोडीन की कमी हो जाए, या क्वेश्चन हमारा कई बार एग्जाम में आता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से यह भी लिख लेना कौन सा रोग होता है, वह घेंघा रोग हो जाता है। यानी आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग हो जाता है। और यही एक ऑप्शन हमारा आ रहा है सोडियम। यह सोडियम क्या है, तो सोडियम क्या होता है, यह पेशियों को संकुचन में सहायता करता है। यानी सोडियम क्या होता है, यह पेशियों के संकुचन में क्या करता है, सहायता करता है। और एक ऑप्शन ये भी लिख लेना कि तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका आवेग का संचयन भी करता है, और यह रक्त दाब को नियंत्रित करता है। जो सोडियम क्या करता है, यानी कि पेशियों को संकुचन में सहायता करता है, और यह रक्त दाब को नियंत्रित करता है। ये सारे पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9 आता है। इसमें पूछा जा रहा है पित्त का मुख्य कार्य है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पित्त पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। यानी कि पित्त पाचन तथा शोषण के हेतु वसा का इमल्सन करना हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है, पित्त का मुख्य कार्य होता है पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। यानी ऑप्शन नंबर जो डी दिया जा रहा है, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10 आता है। और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछ रहा है कि जनन क्षमता में कमी होती है। और 4 ऑप्शन क्या हमारे, पहला है विटामिन ए की कमी से, दूसरा है विटामिन बी की कमी से, तीसरा है विटामिन के की कमी से, और चौथा है विटामिन ई की कमी से। दोस्तों मैंने अभी कुछ देर पहले ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था। यानी जनन क्षमता में कमी होती किसकी कारण होती है, यह होता है विटामिन ई की कमी के कारण। किसके कारण होता है, यह होता है विटामिन ई की कमी के कारण से क्या होता है, यानी जनन क्षमता में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। और दोस्तों यहाँ विटामिन की बात हो रही है तो कुछ पॉइंट और लिख लेना। यानी कि पहला पॉइंट लिखना है पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है। यानी पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट आप नोट करना, यानी पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है। पानी में कौन सी विटामिन घुलनशील होती है, तो वह होती है बी और सी। यह क्या होती है, बी और सी क्या होती है, पानी में घुलनशील विटामिन होती है। कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। और वहीं अगर यह पूछ लेता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है, यानी वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो वसा में कौन सी विटामिन घुलनशील होती है, इसका आंसर लिख लेना। हमारा एक हो गया, ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया। यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन जो के होती है, ये वसा में क्या होती है, घुलनशील हो जाती है। दोस्तों मैं जो सारे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते हैं, आप एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल आपको क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे आपके एनएक एग्जाम में। और इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, यह क्वेश्चन हमारा केमिस्ट्री क्वेश्चन आपको कराने में, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री भी कराने वाले हैं। और जो हमारा केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन आता है, इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछ रहा है कि अमोनिया के सृजन के काम में आने वाली गैस कौन सी है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन तथा नाइट्रिक ऑक्साइड, और तीसरा क्या है नाइट्रोजन तथा मीथेन, और चौथा क्या है नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना है, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी अमोनिया के सृजन के काम में आने वाली गैस कौन सी हो जाएगी, वह हो जाएगी नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन हमारे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। दोस्तों मैं कुछ पॉइंट आपको नोट करा रहा हूँ, ये सारे पॉइंट आप नोट करना। सबसे पहला पॉइंट आप ये नोट कर लेना, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के मिश्रण में अमोनिया गैस बनाया जाता है। पहला पॉइंट क्या लिखना, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के मिश्रण से अमोनिया गैस बनाई जाती है। कई बार आपका क्वेश्चन यह आता है कि अमोनिया गैस का निर्माण जो होता है वो कैसे होता है, यानी जो हमारा अमोनिया गैस होती है इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण कैसे होता है, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के मिश्रण से ही अमोनिया गैस बनाई जाती है। ठीक है। और एक पॉइंट और आप नोट कर लेना, यानी इसका वो लिखना कि अमोनिया का औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन किस विधि से होता है, किस विधि से होता है, यह लिख लेना हैबर विधि। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुके हैं, यानी हैबर विधि, यानी अमोनिया का औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन किस विधि से होता है, यह होता है हैबर विधि से होता है। और एक पॉइंट नंबर 3 और नोट कर लेना, यानी अमोनिया का उपयोग कहाँ पे होता है, यानी अमोनिया का उपयोग होता कहाँ पे, अमोनिया का उपयोग कहाँ पे होता है, इसका उपयोग जो किया जाता है रेफ्रिजरेटर और यूरिया निर्माण में अमोनिया का उपयोग होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट नोट करते चलना। और वहीं पे एक पॉइंट हमारा आ रहा है ऑक्सीजन, ऑप्शन में क्या दिख रहा है हमें, ऑक्सीजन दिख रहा है। तो इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, सबसे पहले पॉइंट ये लिख लेना, जो हमारा ऑक्सीजन है इसकी खोज किसने की थी, किसने की थी, इसकी खोज की थी जे प्रिस्टले ने। लिख लेना, कई बार एग्जाम में आपके एग्जाम में आ चुका है, एनएक एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, यह की थी जी प्रेस्टले ने इसकी खोज की थी। ठीक है।
और एक पॉइंट और लिख लेना, यानी यह जो ऑक्सीजन गैस होती है कैसी होती है, कलर कैसा होता है, यानी यह रंगहीन होती, गंधहीन होती एवं वायु से कुछ भारी गैस है एवं स्वयं नहीं जलती लेकिन जलने में सहायक होती है, इसे प्राण वायु भी कहा जाता है। ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेना। यानी जो ऑक्सीजन गैस होती है यह रंगहीन होती है, गंधहीन होती है एवं वायु से कुछ भारी होती है एवं स्वयं नहीं जलती लेकिन जलने में सहायक होती है, इसे प्राण वायु भी कहा जाता है। दोस्तों कई बार आपके एनए के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया कि 4 ऑप्शन देता है और उसमें लिखा रहता है कि कौन सी गैस जलने में सहायता करती है, तो इसमें आपका ऑक्सीजन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ऑक्सीजन हम लिखते कैसे हैं, ऑक्सीजन लिखा जाता है O2। अब यहाँ पे अगर ऑक्सीजन O2 की बात हो रही है, यहीं पे एक ऑप्शन आता है O3। O3 गैस क्या होती है, यह होती है ओजोन गैस होती है, ठीक है। और ओजोन गैस भी कुछ पॉइंट आप नोट कर लेना। पहला पॉइंट आप यह नोट कर लेना, यानी ऑक्सीजन जो अप्रूफ है, यानी ओजोन क्या होती है, ओजोन जो होती है ऑक्सीजन क्या होती है, अप्रूफ होती है, और जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से क्या करती है, रोकती है। किससे रोकती है, आने से इसे रोकती है, ठीक है। और वहीं पे अगर एक ऑप्शन हमारा आ रहा है हाइड्रोजन, यहाँ पे एक ऑप्शन में दिखा जा रहा है हमारा हाइड्रोजन ऑप्शन में आ रहा है, इसको भी कुछ पॉइंट आपको नोट करा देता हूँ। यानी जो हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन पहला पॉइंट आप इसका हाइड्रोजन का यह नोट कर लेना, जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, इस हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, यानी इससे हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। और इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। और इसकी खोज किसने की थी, यह पॉइंट लिखना, कई बार क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुके हैं। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी, लिख लेना, हेनरी कैवेंडिश ने। इसकी खोज किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने। इसकी खोज किसने की थी, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने क्या की थी, हाइड्रोजन की खोज की थी। और हाइड्रोजन अभी लिखना कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक भी होते हैं, यानी कई बार पूछता है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, पहला हो गया प्रोटियम, दूसरा हो गया ड्यूटेरियम और तीसरा हो गया ट्राइटियम। ये क्या होते हैं, इसके क्या हो जाते हैं, समस्थानिक हो जाते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम इसके क्या होते हैं, समस्थानिक हो जाते हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलना। वहीं पर दोस्तों अगर एक पॉइंट हमारा ऑप्शन में और दिख रहा है कि नाइट्रोजन, ठीक है। और इसे भी जो क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, यानी जो आपके आर्मी एनए के एग्जाम में कई बार पूछ चुके हैं, यानी नाइट्रोजन की खोज किसने की थी, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। यानी नाइट्रोजन की खोज किसने की थी, नाइट्रोजन की खोज की थी रदरफोर्ड ने की थी। और इसकी खोज कब की थी, तो इसकी खोज की कब थी, यह की थी 1722 ईस्वी में। ने क्या की, नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने की थी 1722 ईस्वी में। दोस्तों ये सारे जो पॉइंट आपको नोट करा रहा हूँ, ये सारे पॉइंट आप नोट करना, आप एग्जाम में बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद तुम्हारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है पृथ्वी के पपड़ी के विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो धातु कौन सी हो जाएगी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और हमारे 4 ऑप्शन फिलहाल देख लेते हैं क्या दिए गए। पहला है सोडियम, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है तांबा और चौथा है प्लेटिनम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आप लिख लेना, प्लेटिनम हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी पृथ्वी के पपड़ी के विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है, वह होती है प्लेटिनम। दोस्तों यह क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका। और इसी क्वेश्चन में कुछ आपका पॉइंट नोट करा रहा हूँ, ये सारे पॉइंट आप नोट करते चलना। यानी यहाँ पे अगर एक ऑप्शन हमारा दिख रहा है सोडियम, एक ऑप्शन हमें क्या दिख रहा है, सोडियम दिख रहा है। तो सोडियम है क्या, यानी सोडियम जो होता है इसका निष्कर्षण कैसे किया जाता है, तो सोडियम जो होता है इसका निष्कर्षण डाउन्स विधि के द्वारा होता है। दोस्तों यह भी लिख लेना, सोडियम का निष्कर्षण किस विधि से होता है, यह होता है डाउन्स विधि। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये सारे पॉइंट टू पॉइंट आप नोट करते चलना है। सोडियम का निष्कर्षण डाउन्स विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है, यह पॉइंट आप नोट कर लेना। और एक पॉइंट और नोट कर लें, जो आता है धोने का सोडा या इसे हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा, यानी धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, यह भी लिख लेना, क्या होता है Na2CO3 × 10H2O। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, किसका, धोने का सोडा, ये इसे लिख लेना। यानी जो हमारा आता है धोने का सोडा, ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी जो धोने का सोडा होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, यह होता है हमारा Na2CO3 और इंटू 10H2O। यानी धोने का जो सोडा होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, Na2CO3 × 10H2O होता है। दोस्तों ये सारे पॉइंट आपको नोट करते चलना है, ठीक है। इसका रासायनिक नाम होता है क्या, इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। और यह कपड़ा साफ करने में, कठोर जल को मृदु जल बनाने में उपयोग होता है। ये सारे पॉइंट नोट कर लेना। यानी इसका यूज कहाँ होता है, धोने का सोडा, इसका यूज होता है यानी यह कपड़ा साफ करने में, कठोर जल को मृदु जल बनाने में इसका उपयोग
उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये सारे पॉइंट आप नोट करते चलना। वहीं पे दोस्तों एक पॉइंट और नोट कर लेना, यानी कि हमने लिख लिया धोने का सोडा, एक क्वेश्चन आता है खाने वाला सोडा। एक क्वेश्चन क्या आता है हमारा, खाने वाला सोडा। कई बार आपने देखा होगा एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा, खाने वाला सोडा। एक मिनट से फिर से लिख लेना, क्या लिख लेना, खाने वाला सोडा, इसे लिख लेना खाने वाला सोडा। क्या लिख लेना, खाने वाला सोडा। ठीक है, अब इसका सबसे पहले लिख लो रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी वो खाने वाला सोडा होता है, इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है NaHCO3। क्या हो जाएगा, NaHCO3। यह क्या होता है, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। और इसे बोला क्या जाता है, इसे बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। और बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग होता है। और इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग लिखते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में क्या होता है, इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, बेकिंग पाउडर, यानी बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन का सोडियम की बात हो रही है, एक क्वेश्चन और कई बार आपके एग्जाम में आता है कि सोडियम थायोसल्फेट को क्या कहा जाता है, हाइपो कहा जाता है। क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि हाइपो किसे कहा जाता है, यह पूछ लेता है, या फिर यह पूछता है सोडियम थायोसल्फेट को क्या बोला जाता है। तो यह भी लिख लेना, सोडियम थायोसल्फेट को क्या बोला जाता है, हाइपो कहा जाता है। और इसका उपयोग कहाँ पे होता है, फोटोग्राफी में होता है। इसका उपयोग कहाँ पे होता है, फोटोग्राफी में इसका उपयोग होता है। किसका उपयोग, हाइपो का। किसका उपयोग, इसे लिख लेना हाइपो। इसको क्या लिख लेंगे, हाइपो। क्या लिख लेंगे, हाइपो। और इसे बोलते क्या, सोडियम थायोसल्फेट भी बोला जाता है। और इसका रासायनिक सूत्र लिख लेना क्या होता है, वह होता है Na2H2O3 × 5H2O। ये क्या हो जाएगा, इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2H2O3 × 5H2O। इसका रासायनिक सूत्र आपको हो जाएगा। दोस्तों ये सारे पॉइंट आप नोट करते चलना वहाँ पे। ठीक है, और वहीं पे दोस्तों एक ऑप्शन हमारा आ रहा है तांबा, एक ऑप्शन क्या आ रहा है, कापर। कापर यानी तांबा, इसके भी कुछ पॉइंट आप नोट कर लेना। ठीक है, ये जो तांबा होता है इसका निष्कर्षण कहाँ से होता है, यह जो तांबा होता है यह कहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, यह प्राप्त होता है कापर पाइराइट से। यानी ये पॉइंट लिख लेना, जो हमारा तांबा होता है कहाँ से प्राप्त होता है, यह प्राप्त होता है हमारा कापर पाइराइट। कापर पाइराइट कहाँ से प्राप्त होता है, कापर पाइराइट से यह प्राप्त होता है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, लिख लेना CuFeS2। यह क्या हो जाएगा, इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। यानी जो तांबा होता है, कापर होता है, इसका निष्कर्षण कहाँ से होता है, यह होता है कापर पाइराइट से होता है। ठीक है, और एक पॉइंट और लिख लेना, जो कापर सल्फेट इसे ब्लू वर्टियोल भी कहा जाता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप नोट करते चलना, आप एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अगला ऑप्शन हमारा आ रहा है मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट लिख लें, जो मैग्नीशियम होता है इसका निष्कर्षण कहाँ से होता है। जो मैग्नीशियम होता है इसका निष्कर्षण कहाँ से होता है, इसका निष्कर्षण होता है कार्नालाइट से। कहाँ से होता है, इसका निष्कर्षण होता है कार्नालाइट से। यानी जो हमारा मैग्नीशियम होता है इसका निष्कर्षण होता है कार्नालाइट अयस्क से किया जाता है। इसके उपयोग कहाँ पे होता है, इसका उपयोग अगर फोटोग्राफी एवं आतिशबाजी में एवं मिश्र धातु के निर्माण में होता है। ठीक, इसका निर्माण, इसका यूज कहाँ पे होता है, इसका यूज अगर फोटोग्राफी में होता है और आतिशबाजी में एवं मिश्र धातु के निर्माण में इसका उपयोग आपका किया जाता है। दोस्तों ये सारे पॉइंट आप नोट करते चलना। ठीक है, और वहीं पे एक हमारा ऑप्शन आ रहा है कि ऑक्सीजन हमने देख लिया था, और कुछ क्वेश्चन पॉइंट और लिखा देता हूँ। यानी भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। ठीक है, यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, सबसे अधिक मात्रा हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन कितने परसेंट होता है, यह लिख लेना, हमारा 46.8% हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। और दूसरे स्थान पे क्या होता है, यानी इसके बाद पहला स्थान तुम्हारा ये हो जाता है, और दूसरे स्थान में क्या होता है, दूसरे स्थान में होता है सिलिकॉन होता है। दूसरे स्थान में क्या मिलता है, दूसरे स्थान में लिख लेना सिलिकॉन मिलता है। दूसरे स्थान में क्या मिलता है, सिलिकॉन मिलता है। और ये कितने परसेंटेज होता है, ये परसेंटेज लिख लेना आपका 27.72% आपका ऐसे ही पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है। ठीक है, और वहीं तीसरे नंबर पे क्या होता है, तीसरे नंबर पे हमारा क्या आता है, एल्यूमिनियम आता है। तीसरे नंबर पे क्या आता है, एल्यूमिनियम आता है। ये कितने परसेंट पाया जाता है, ये मान लो 8.13% आपको क्या होता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है। ठीक, ये सारे पॉइंट नोट कर लेना। यानी अगर पूछता है भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक कौन सा होता है, अगर सीरियल वाइज पहला तो दिया होगा ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन आपको मिल जाता है ऑक्सीजन आप टिक कर देंगे। ठीक है, वहीं अगर दूसरा नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिलता फिर सिलिकॉन को टिक करेंगे, अगर सिलिकॉन भी नहीं मिलता तो एल्यूमिनियम को वहाँ पे टिक कर देंगे। ठीक, ये सारे पॉइंट आप नोट करते हैं ना, आपकी एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछ रहा है कि जल का शुद्धतम रूप क्या है।
और हमारे 4 ऑप्शन क्या दिए गए, पहला है समुद्र का जल, दूसरा है वर्षा का जल, तीसरा है नलके का जल और चौथा है आसुत जल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आप लिख लेना। ये जल का शुद्धतम रूप क्या होता है, वह होता है वर्षा का जल, सबसे शुद्धतम जल होता है यानी वर्षा का जल। ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि पैरासीटामोल क्या है, या जो पैरासीटामोल होता है ये क्या होता है। और 4 ऑप्शन क्या हमारा, पहला है एक पीड़ाहारी है, दूसरा यह है एक प्रतिजैविक है, तीसरा ऑप्शन हमारा एक सल्फर ड्रग है और चौथा है पेट का अल्सर बनाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा एक क्या हो जाएगा, एक पीड़ाहारी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो ए दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी पैरासीटामोल क्या होता है, यह एक पीड़ाहार होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि क्लोमाइसिटिन यानी कि क्लोरोमाइसिटिन क्या होता है। और 4 ऑप्शन क्या है हमारे, पहला है प्रतिरोधी, दूसरा है पीड़ाहार, तीसरा हमारा प्रति अवसादक और चौथा क्या है प्रतिजीवाणिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आप लिख लेना, यानी कि प्रतिजीवाणिक हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी क्लोरोमाइसिटिन क्या होता है, क्लोरोमाइसिटिन क्या होता है, यह एक प्रतिजीवाणिक होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना आपको। और अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है। इसमें पूछा जा रहा है वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है। और 4 ऑप्शन क्या है, पहला हमारा वियोजन, दूसरा अपचयन, तीसरा ऑक्सीकरण और चौथा है आयनीकरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आप लिख लेना, यानी कि वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे बोला जाता है अपचयन बोला जाता है। यानी जो ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। और यहाँ भी एक पॉइंट लिख लेना, इसमें उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग होता है, यानी जो वनस्पति घी का औद्योगिक उत्पादन होता है इसमें उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग होता है, वह होता है निकिल का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है यह भी लिख लेना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग होता है, उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग होता है, वह निकिल का उपयोग होता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा है। और 4 ऑप्शन क्या है हमारे, पहला है लैक्टोज, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा है सुक्रोज और चौथा क्या है फ्रक्टोज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आप लिख लेना। ये रासायनिक रूप से गन्ने का रस जो होता है क्या होता है, वह होता है सुक्रोज होता है। वह क्या होता है, सुक्रोज होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8 आता है। और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछ रहा है कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी ऑक्सीकरण वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। और हमारे 4 ऑप्शन क्या दिए गए, पहला इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, दूसरा हाइड्रोजन का लाभ होता है, तीसरा इलेक्ट्रॉनों को लाभ होता है और चौथा का इलेक्ट्रॉनों की संख्या में बदलाव नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। यानी इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, वह हानि होती है। तो इसमें क्या आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, हानि होती है, इलेक्ट्रॉन की क्या होता है, त्याग होता है। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 9 आता है। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। अभी यह क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा चुका है कि हाइड्रोजन कितने समस्थानिक होते हैं, वह 3 होते हैं। अभी यह क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा चुका हूँ। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10 आता है। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर किस मिश्रण का उपयोग करते हैं। और 4 ऑप्शन क्या हमारे, पहला है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, तीसरा है ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन और चौथा क्या ऑक्सीजन तथा हीलियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना। श्वसन के लिए यानी समुद्र जो गोताखोर होते हैं यह ऑक्सीजन तथा हीलियम की मिश्र जो गैस होती है ना इसका उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन और हीलियम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो डी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन तथा हीलियम का मिश्रण का उपयोग गोताखोर करते हैं। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बाद क्या है, फिजिक्स के भी आपके 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो नोट कराने वाला, ये भी सारे क्वेश्चन आप नोट कर लेना। इसमें हमसे पूछा जा रहा है ट्रांजिस्टर के समीकरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है। और 4 ऑप्शन क्या है हमारे, पहला एल्यूमिनियम, दूसरा है ताम्र और तीसरा है सिलिकॉन और चौथा है रजत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर के समीकरण में सिलिकॉन
तत्व एवं अर्धचालक का उपयोग होता है। किसका होता है? सिलिकॉन का और अर्धचालक का उपयोग होता है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ट्रांजिस्टर के समिश्रण में किस वस्तु का उपयोग होता है? वह सिलिकॉन का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है फिजिक्स का। इसमें पूछ रहा है कि रेडियो संचार में प्रेषण एंटेनों द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबंधित होते हैं। और इसके जो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं वो कौन कौन से ऑप्शन हमारे? पहला ऑप्शन हमारा दिया जा रहा है समताप मंडल पर, दूसरा है ओजोन मंडल पर, तीसरा है आयन मंडल पर और चौथा है कि क्षोभ मंडल पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा आयन मंडल पे होता है। किसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आयन मंडल हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी रेडियो संचार में प्रेषण एंटेनों द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबंधित होते हैं। कहाँ से होते हैं? वो होते हैं आयन मंडल से होते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों कुछ पॉइंट और नोट कर लेना। यानी सबसे पहले लिख लें आयन मंडल संसार के लिए उत्तरदायी है। यानी जो हमारा आयन मंडल होता है, कुछ पॉइंट इसके नोट कर लेना। ये जो आयन मंडल होता है यह क्या होता है? संचार के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक। और एक पॉइंट ये नोट करना, जो क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल जो होता है पृथ्वी के सबसे निचली मंडल को क्या कहते हैं? उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। और क्षोभ मंडल में सभी भौतिक घटनाएं प्राय घटित होती हैं। जैसे मौसम का चेंज हो गया, ये सारी घटनाएं कहाँ पे होती हैं? ये सारी घटनाएं आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं। ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना। यानी कि आयन मंडल संचार के लिए उत्तरदायी होता है और क्षोभ मंडल में सभी भौतिक घटनाएं घटित होती हैं। ये सारे पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है। इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या न्यूटन के रंग चक्रिका परीक्षण की कार्य प्रणाली के लिए उत्तरदायी है? और इसके 4 ऑप्शन क्या है हमारा? पहला है विशुद्ध स्पेक्ट्रम का निर्माण, दूसरा है अशुद्ध स्पेक्ट्रम के निर्माण और तीसरा है दृष्टि का स्थायित्व और चौथा है पूरक रंग के सिद्धांत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आप लिख लेना। यानी कि दृष्टि के स्थायित्व न्यूटन के रंग चक्रिया परीक्षण की कार्य प्रणाली के उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दृष्टि का स्थायित्व। क्या हो जाएगा? दृष्टि का स्थायित्व। दोस्तों यह क्वेश्चन आपका जो आया था ARO लखनऊ के 2018 एनएक एग्जाम में आपका क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही आपसे पूछा गया था वहाँ पे। यानी कि निम्नलिखित में से क्या न्यूटन रंग चक्रिका परीक्षण के कार्य प्रणाली को उत्तरदायी है? तो कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा दृष्टि का स्थायित्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है। इसमें पूछ रहा है कि लोलक घड़ियों गर्मियों में सुस्त हो जाते हैं, क्योंकि ये जो लोलक की घड़ियां होती हैं गर्मियों में सुस्त हो जाती है, किस कारण से हो जाती है? और 4 ऑप्शन क्या हमारे? पहला है गर्मियों में दिल लंबे होते हैं, दूसरा है कुंडली में घर्षण होता है, तीसरा है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और चौथा है लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिखना है लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्योंकि जो लोलक की लंबाई होती है ना, वो लंबाई क्या होती है? वो बढ़ जाती है। यानी जो लोलक की लंबाई क्या होती है? वह बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी लोलक की जो घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, किस कारण से हो जाती है? क्योंकि जो लोलक की लंबाई होती है वह बढ़ जाती है। और वहीं अगर यह क्वेश्चन हम पूछ लेता कि लोलक की लंबाई ठंडे में घट जाती है, इस कारण क्या होता है? इस कारण से होता है घड़ी जो होती है वह तेज हो जाती है। इस कारण से क्या होता है? वह तेज हो जाती है, क्योंकि लोलक का जो आवर्तकाल होता है वह क्या हो जाता है? घट जाता है। दोनों क्वेश्चन नोट कर लेना। यानी एक क्वेश्चन हमारा बनेगा कि लोलक की घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, किस कारण से होती हैं? क्योंकि जो लोलक की लंबाई होती है वह बढ़ जाती है। और एक क्वेश्चन हमारा बनेगा कि लोलक की लंबाई ठंडे में क्या होती है? ठंडियों में घट जाती है, इस कारण से क्या होता है? घड़ियां तेज हो जाती हैं, क्योंकि लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? वहाँ पे घट जाता है। ये दोनों पॉइंट आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 आता है। और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? यानी 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? और 4 ऑप्शन हमारे ये दिए गए हैं। तो 1 माइक्रोन किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइक्रोन लिख लेना किसके बराबर हो जाता है? वह होता है 0.001 mm के बराबर होता है। यानी और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि यदि आप ऐसे फॉन्ट का प्रयोग करते हैं जो एक ब्राउजर द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता, मूल पाठ, ठीक। और हमारे 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं? हमारे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला है हमारा
केवल एरियल फॉन्ट का प्रयोग करते हुए प्रदर्शित होगा। दूसरा है एक विशिष्ट पृष्ठभूमि के साथ प्रदर्शित होगा। और तीसरा है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में प्रदर्शित होगा। और चौथा क्या है, प्रदर्शित नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आप लिख लेना। यानी यदि आप एक ऐसे फॉन्ट का प्रयोग करते हैं जो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता, तो यह मूल पाठ डिफ़ॉल्ट फॉन्ट प्रदर्शित करता है। कैसा करेगा, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों यह क्वेश्चन आपका दानापुर ARO के 2019 में यह क्वेश्चन आपका एनएक एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलिएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7 आता है। इसमें पूछा जा रहा है मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है। यानी मनुष्यों के लिए मानक जो ध्वनि स्तर है वह कितना है। और हमारे 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहला है 90 डेसिबल, दूसरा है 60 डेसिबल, तीसरा 120 डेसिबल और चौथा है 100 डेसिबल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 60 डेसिबल, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 60 डेसिबल मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर होता है। और डेसिबल क्या होता है, डेसिबल क्या होता है, ध्वनि का मापक है। या भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है जो हमारा डेसिबल होता है, डेसिबल क्या होता है, यह ध्वनि का मापक होता है। ठीक, ये सारे पॉइंट आप नोट करते चलिएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8 आता है। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि निमग्न वस्तुओं को पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने उपकरण को क्या कहते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं। हमारे 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहला ऑप्शन है हमारा सोनार, दूसरा है क्वासर, तीसरा स्पंदक और चौथा क्या, रेडार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा सोनार हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है, इसका बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप नोट करना, आपकी एग्जाम बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 आता है। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक है। निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक है। तो और 4 ऑप्शन क्या हमारे, पहला है चारकोल, दूसरा है कोक, तीसरा है डायमंड और चौथा है क्या, ग्रेफाइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना, हीरा का जो घनत्व होता है सबसे अधिक होता है। यानी डायमंड दिया गया हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है, सबसे घनत्व किसका अधिक होता है, वह होता है डायमंड का। यानी हीरा का जो घनत्व होता है सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों कुछ पॉइंट आपको नोट करा रहा हूँ, ये 20 पॉइंट आप नोट कर लेना। पहला पॉइंट आप नोट करना, यानी यही कारण है कि हीरा बहुत कठोर होता है, यानी इसका घनत्व अधिक होता है, इस कारण से क्या होता है, हीरा बहुत कठोर होता है। एक पॉइंट ये लिख लेना। और दूसरा पॉइंट ये नोट करना कि यही हीरा जो होता है इसकी 8 भुजाएं अष्टक होती हैं। यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि जो हीरा होती है उसमें कितनी भुजाएं होती है, इसमें कितनी भुजाएं होती हैं, उसमें 8 भुजाएं होती हैं। ठीक है। और एक पॉइंट और नोट कर लेना, इसमें पूछा गया है हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। कई बार यह क्वेश्चन आता है कि हीरा किस कारण से चमकता है, तो किस कारण से चमकता है, जो हीरा चमकता है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से क्या होता है, हीरा होता है वह चमकता है। और एक मान लो इतिहास में क्वेश्चन यह भी आपका हीरे से आता है कि कोहिनूर जो हीरा था मयूर सिंहासन में किसने जड़वाया था। यानी जो कोहिनूर हीरा था मयूर सिंहासन में किसने जड़वाया था, किसने जड़वाया था, वह शाहजहां ने जड़वाया था। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 आता है। और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि सड़क या रेल की पटरी में गोलाई की बैकिंग क्या पैदा करने के लिए की जाती है। ठीक है। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है गुरुत्व बल, दूसरा है कोणीय वेग, तीसरा है अभिकेंद्री बल और चौथा क्या, अपकेंद्री बल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना, ये सड़क या रेल की पटरी की गोलाई अभिकेंद्र बल पैदा करने के लिए की जाती है। कौन सा बल लेने के लिए, अभिकेंद्र बल। यानी ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सड़क या रेल की पटरी में गोलाई की बैकिंग क्या पैदा करने के लिए जाते हैं, किसका क्या मतलब क्या पैदा करने के लिए किया जाता है, वह अभिकेंद्र बल प्राप्त हो सके इसलिए की जाती है। ऑप्शन नंबर जो सी है यह हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों मैं कुछ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करा देता हूँ, ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेना। ठीक है। पहला पॉइंट आप ये नोट कर लें जो आवेग होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन आपको कई बार आपको फिजिक्स में आ चुका है इसलिए आपको नोट कराया दे रहा हूं। जो आवेग होता है कैसी राशि है, यानी पूछता है जो आवेग है ये कैसी राशि है, तो वो आवेग कैसी राशि होती है, यह आवेग जो होता है यह सदिश राशि होती है। यह पॉइंट नोट कर लेना, कई बार आपके एग्जाम में पूछेगा आवेग कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। एक पॉइंट और नोट कर लें, जो आवेग होता है, जो ये हमारा आवेग होता है, आवेग का मात्रक क्या होता है, आवेग का मात्रक क्या हो जाएगा, यह होता है न्यूटन सेकेंड।
इसका मात्रक क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि जो हमारा आवेग होता है, आवेग का मात्रक क्या होता है, आवेग का मात्रक आपका न्यूटन सेकंड आपका आवेग का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, और एक पॉइंट और नोट कर लेना इसी पे, कई बार क्वेश्चन आ चुका, अभी जो आपका एग्जाम लगे थे एनए के, इसमें ये कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिला था वहाँ पे कि आवेग की दिशा, यह लिख लेना पॉइंट, आवेग की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है, यानी बल और आवेग दोनों की दिशा क्या होती है, सेम होती है। यह भी पॉइंट आप नोट कर लेना, यानी बल और आवेग दोनों की दिशा जो होती है क्या होती है, सेम होती है दोनों की दिशा। ये सारे जो पॉइंट आपको नोट कराऊँ, सारे पॉइंट नोट करते चलिएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसमें क्या करेंगे, जीके के 10 क्वेश्चन आपको नोट कराने वाले, ये भी क्वेश्चन नोट कर लेना। कई बार आपके एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं वही सारे आपके जीके क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित किया गया था, और 4 ऑप्शन क्या है, पहला है 1828, दूसरा है 1829, तीसरा है 1831 और चौथा है कि 1835। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आप लिख लेना, यानी 1829 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी 1829 जो दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया था इन्होंने, और जिसके फलस्वरूप क्या हुआ था, इस आंदोलन का बल मिला और तत्कालीन अंग्रेजी सरकार को सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाने पर विवश होना पड़ा, क्योंकि अंततः उन्होंने बाद में क्या किया था, 1829 में सती प्रथा रोकने का एक कानून पारित कर दिया, और तब से क्या हुआ, जो सती प्रथा मतलब थी वो खत्म हो गई। 1829 से सती प्रथा का अंत हो गया था। यह पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और हमारा जो अगला क्वेश्चन एक आता है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है जीके का, इसमें पूछा जा रहा है कीर्ति स्तंभ तथा कुंभलगढ़ प्रशस्त की रचना किसने की थी, और 4 ऑप्शन क्या हमारे, पहला है कवि महेश ने, दूसरा है मंडल ने, तीसरा गोविंद ने और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आप लिख लेना, ऑप्शन नंबर ए यानी कवि महेश ने की थी। ऑप्शन नंबर जो ए दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कीर्ति स्तंभ तथा कुंभलगढ़ प्रशस्त की रचना किसने की थी, यह की थी कवि महेश ने की थी। ठीक है, और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है, इसमें पूछा जा रहा है हुड्डा सम्मेलन कब हुआ था, यानी हुड्डा जो सम्मेलन हुआ था यह कब हुआ था, और 4 ऑप्शन क्या हमारे, पहला है हमारा 1727 ईस्वी, दूसरा है 1734 ईस्वी, तीसरा है 1707 ईस्वी और चौथा क्या 1717 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आप लिख लेना, 1734 ईस्वी जो दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू राजा थे और जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया था, उसने मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह से मिलकर जुलाई 16 व 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा के पास हुड्डा में राजस्थान के राजपूत राजाओं से सम्मेलन बुलवाया था, और जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने से रोकना। किंतु सवाई जयसिंह ने मराठों से एक गुप्त संधि के परिणाम स्वरूप हुड्डा सम्मेलन असफल सिद्ध हुआ था। यानी हमसे अगर पूछा जाता है हुड्डा जो सम्मेलन हुआ था ये कब हुआ था, यह हुआ था आपको 1734 ईस्वी में ही हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है, इसमें पूछा जा रहा है 6वीं सदी ईस्वी में सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। और हमारे पहले ऑप्शन क्या दिया जा रहा है, पहला ऑप्शन हमारा कि आहत सिक्के तांबे और चांदी में ढाले गए, दूसरा है सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास था, तीसरा है शासकों के पास प्रतिमा तथा नाम के साथ सिक्के सबसे पहले हिंदू यूनानी शासकों ने जारी किए थे, और चौथा है क्या सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं द्वारा जारी किए गए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर आपका होगा जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है ना, ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिक्कों को जारी करने का अधिकार केवल राजा के पास था, यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलें, ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं और आप लोग बोलते होंगे कि यह क्वेश्चन मैंने पहले कभी नहीं देखा, अचानक से यह क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी, और 4 ऑप्शन क्या हमारे, पहला है होयसल, दूसरा है पांडे और तीसरा है चेर और चौथा है चोल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना है, द्वार संध होयसल की राजधानी थी। यह राजधानी कहाँ की थी, यह राजधानी होयसल की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है, इसमें पूछ रहा है कि सचिंद्र बोस द्वारा डिजाइन किया गया कलकत्ता फ्लैग किस वर्ष कलकत्ता में फहराया गया, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला 1904, दूसरा 1905, तीसरा 1906 और चौथा क्या 1907।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1906 हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, 1906 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यह झंडा 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता में फहराया गया था तथा यह झंडा सचिंद्र बोस द्वारा डिजाइन किया गया था। कब फहराया गया था, यह फहराया गया था 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है यह बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7 आता है, इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है 1991 से 2001 दशक के दौरान भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम दर्ज की गई थी। और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा उड़ीसा, तीसरा है केरल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या लिख लेना, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी 1991-2001 के दौरान दक्षिण तथा पश्चिमी राज्यों में निम्न वृद्धि दर्ज की गई थी, जिसमें केरल की जनसंख्या वृद्धि दर पूरे भारत में सबसे कम यानी 9.4% दर्ज की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, केरल हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8 आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि नीचे दिए कथनों एवं कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यानी पहला कथन क्या दिया जा रहा है कि भारत के उत्तर में अवस्थित लद्दाख एक शीत मरुस्थल है, और दूसरा कारण क्या दिया जा रहा है, लद्दाख हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, और इसके जो 4 ऑप्शन क्या दिया जा रहा है, पहला ऑप्शन हमारा दिया जा रहा है कि कथन सही है, कारण भी सही है तथा कारण कथन सही है, व्याख्या करता है। और ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या दिया जा रहा है, कथन सही है, कारण भी सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। और तीसरा क्या है, कथन सही है, कारण गलत है। और चौथा क्या है, कथन गलत है, कारण सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आप लिख लेना। यानी जो लद्दाख होता है, ये लद्दाख को भारत का ठंडा रेगिस्तान यानी शीत मरुस्थल कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, क्योंकि यह हिमालय की वृष्ट छाया क्षेत्र में स्थित है और यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, यानी मुश्किल से बहुत ज़्यादा होती होगी, 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष होती होगी। यह क्षेत्र बर्फीला हवाओं एवं तेज जलने वाली सूर्य ताप का अनुभव करता है। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए यह हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कथन सही है, कारण भी सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है जो कि आपके लखनऊ ARO के 2018 में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन आप किसी लड़के ने नहीं कर पाया, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बताते हैं पहली बार क्वेश्चन मेरे सामने आया। क्योंकि आर्मी NA एग्जाम में कई बार ऐसा होता है, कई सारे क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आते हैं जो आपने कहीं देखे भी नहीं होते। जो ऐसा क्वेश्चन आपको यह भी है क्वेश्चन नंबर जो मैं 8 अभी करा रहा हूँ आपको। और इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है यदि किसी स्थान पर सुबह 8 बजे ज्वार आता है तो अगला ज्वार किस समय आता है। और यह क्वेश्चन आपका दानापुर ARO के 2018 के NA के एग्जाम में पूछा गया था। और इसके 4 ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, पहला हमारा 8 बजे शाम, दूसरा 8:10 शाम, तीसरा 8:12 शाम और चौथा है 8:25 शाम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा 8:25 शाम बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। ना ऑप्शन नंबर जो डी दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। क्योंकि होता है क्या, जो धरती पर स्थित महासागरों के जल स्तर का समान स्तर से ऊपर उठना क्या कहलाता है, ज्वार कहलाता है। वह क्या कहलाता है, ज्वार कहलाता है। यानी अगर 8 बजे ज्वार आ रहा है तो अगला ज्वार कब आएगा, वह आएगा 8:25 शाम पे अगला ज्वार आएगा। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन नोट करना, और सेम टू सेम आपको यही सारे क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10 आता है, इसमें क्या पूछ रहा है कि संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितनी रकम खर्च की गई थी। दोस्तों यह क्वेश्चन आपका आया था लखनऊ ARO के, जो लखनऊ में आपका आया था एग्जाम 2015 में आया था, उसमें यह क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ठीक है, और इसके 4 ऑप्शन क्या दिया यार, पहला है हमारा 6.4 करोड़, दूसरा है 3.6 करोड़ और तीसरा हमारा 5.5 करोड़ और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आप लिख लेना है। कुछ पॉइंट आपको नोट करा रहा हूँ, वो भी पॉइंट लिख लेना। ठीक है, पहला तो ये लिखना है संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था। समय कितना लगा था यह लिख लेना। समय लगा था, कई बार क्वेश्चन आपका आता है, समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। और क्या लगा था, 18 दिन लगा था। ये तो हो गया समय की बात। ठीक है, और यह भी लिख ले कुल खर्चा कितना लगा था। तो इसमें खर्चा लगा था 63 लाख। इसमें खर्चा कितना लगा था लिख लेना, 63 लाख। खर्चा लिख लेना 63 लाख 96 हज़ार, 63 लाख और 96 हज़ार और 729 रुपये, और 729 रुपये इसमें खर्च लगा था, जो कि हमारा किसी भी ऑप्शन में जो दिए गए नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हमारा इनमें से कोई नहीं जो ऑप्शन दिया जा रहा है, यह हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप नोट करते चलिएगा। ओके,
और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन में दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा मैथमेटिक्स आता है। यहाँ पे क्या करेंगे आप 5 क्वेश्चन आपको मैथ कराने वाले हैं, जैसे क्वेश्चन आपके आर्मी एनएक्स एग्जाम में आते हैं, ताकि आपका जो प्रैक्टिस हो रही है वो कंटिन्यू बनी रहे वहाँ पे। और इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है, इसमें पूछ रहा है कि ए एक काम को 20 दिन में करता है, बी उस काम को 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितना समय लेंगे पूरे काम को करने में। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा हम क्या लिखेंगे, कुछ आपको ट्रिक बता रहा हूँ वो लिख लेना। एक हमारा मान लो हो गया ए, एक हो गया बी, ठीक है। ए मान लो किसी काम कितने दिन में कर रहा है, यह काम कर रहा है 20 दिन में कर रहा है, और जो हमारा बी है यह कितने दिन कर रहा है, ये 30 दिन में कर रहा है। सिंपल से आप क्या कर लो, 20 और 30 का एलसीएम ले लेंगे, तो 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। 20 और 30 का एलसीएम कितना, 60 होगा। अब जो हमारा एलसीएम से क्या करें, भाग कर देंगे किसको, पहला हमारा ए 20 दिन करता है, तो 20 का भाग अगर 60 में करेंगे कितना आएगा, 20 3 60, और वैसे यहाँ पर 30 मान 60 में भाग करेंगे कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 2, ठीक है। यानी जो ए है यह एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है, यह 3 यूनिट एक दिन में काम कर रहा है, और जो बी है वह एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है, 2 दिन में कर रहा है। अब अगर दोनों मिलके काम करें और कुल काम हमारा कितना है, कुल काम हमारा है 60 है, कुल काम कितना है 60 हमारा हो जाएगा, कुल काम हो जाएगा। अगर दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं, वह करते हैं 5 यूनिट एक दिन में काम करते हैं, और हमारा कुल काम है 60 और वो एक दिन में कर रहे हैं 5। इसे सिंपल सा काट दो, कितना आ जाएगा, 5 के 5 5 दून 10, यानी दोनों अगर मिलके काम करो कितना समय लेंगे, वो समय लेंगे 12 दिन का समय लेंगे। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया जा रहा है यह हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। और दोस्तों इसके बाद हमारा मैथमेटिक्स का अगला क्वेश्चन आता है, वह क्वेश्चन नंबर 2 आता है। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कोई धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। दोस्तों इसे बेसिक से एक सिंपल सा रूल बता रहा हूँ, वैसे सॉल्व करना है, यहाँ से आपका टाइम बिल्कुल नहीं लगने वाला। यानी सबसे पहले मान लेते हैं हमारी जो राशि कितनी थी, राशि मान लो हमारी 1 थी, 1 से कितनी होगी, वह होगी 2 गुनी होगी। कितनी वृद्धि हुई, इसमें वृद्धि हुई 1 की वृद्धि हुई है, ठीक है। और अगर हम पूछे परसेंटेज में कितनी वृद्धि हुई है, परसेंटेज वृद्धि कैसे, पहले हुई कि पहले थी कितनी, 1 थी, और 1 में वृद्धि कितनी होगी, 1 की वृद्धि होगी। परसेंटेज मान लो पहले 1 की वृद्धि हुई है, पहले 1 थी, अब परसेंटेज लिए क्या करें, गुणे 100 कर देंगे। यानी कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई है, 100% की वृद्धि हुई है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा राशि की दर से कितनी वृद्धि दे रहा है, 5%। अब इसे सिंपल से क्या कर देंगे, 5 से भाग कर देंगे। यानी जो हमारा 100% दिया गया, इसे हम सिंपल सा 5 से आप भाग कर दो, यहाँ से काटो कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 20%। यानी क्या हो जाएगा, 20 वर्ष, वही 20 वर्ष हो जाएगा। यानी कितने वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी, वह हो जाएगी 20 वर्ष में हमारी 2 गुनी हो जाएगी। जो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी दिया जा रहा है यह बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन मैथ का आता है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति की शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विपरीत व धारा के साथ उस व्यक्ति की चाल क्या होगी। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें जो जो दिया जा रहा है वो वैल्यू हम सबसे पहले लिख लेते हैं। इसमें दिया जा रहा है एक व्यक्ति की शांत जल में चाल, यानी एक व्यक्ति की शांत जल में चाल, यानी व्यक्ति की चाल कितनी है, मान लो कोई मैन है, चाल कितनी दी जा रही है, उसकी जा रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और मान लो यहाँ पे धारा है और एक चल रही धारा, और धारा की चाल कितनी दी जा रही है, वो दी जा रही 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें ये सिंपल सा बताइए, मान लो नाव इधर चल रही हो और धारा इधर चल रही हो, ठीक है। और एक और बनता है कि मान लो ये नाव इधर चल रही है और धारा इधर चल रही हो, तो जो हमारा पहला वाला आता है, यानी एक दिशा में धारा भी चल रही है और नाव भी चल रही है, तो क्या होगा, जो दोनों का वेग है ना, दोनों की चाल है, दोनों की चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यानी कि यहाँ पे हमारा जो 10 और 6 दिया जा रहा है, इन दोनों को जुड़ जाएगा, यानी कि 10 और 6 कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल इनकी हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे मान लो नाव इधर चल रही है और धारा इधर चल रही है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो चाल होगी ना, चाल घट जाएगी। यानी कि आदमी की चाल मान 10 है और धारा की चाल 6 है, तो इनकी कुल बचेगी चाल कितनी बचेगी, वह बचेगी 10 - 6 यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी बचेगी। और हमारे ऑप्शन में दिया क्या जा रहा है, यानी पूछा क्या जाए, धारा के विपरीत व धारा के साथ उस व्यक्ति की चाल क्या होगी। तो धारा के विपरीत कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, धारा के साथ कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर जो ए दिया जा रहा है यह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा एक अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए वह 476 मतों से बहुमत से निर्वाचित होता है, तो डाले गए कुल मतों की कुल संख्या कितनी होगी। तो इसे कैसे सॉल्व करें, सिंपल सा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारे कुल मत होते कितने हैं। हमेशा याद है कि हमारे कुल मत होते हैं, ये हमारे कितने होते हैं, 100% हमेशा होता है, ठीक है। और 2 उम्मीदवार हुए, एक उम्मीदवार मान लो एक उम्मीदवार ए हो गया, एक उम्मीदवार मान लो बी हो गया, ठीक है।
और चुनाव में इसने अगर 84% मत प्राप्त कर लिए हैं, एक ने 84 प्राप्त कर लिया और टोटल है 100%, तो 20 ने कितने प्राप्त किए होंगे, तो बी ने कितने प्राप्त किए होंगे 16% मत। ठीक है, और हम क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि वो 476 मतों से बहुमत से निर्वाचित होता है। और वहीं पे अगर हम परसेंटेज में देखते हैं कितने परसेंटेज से वह जीत रहा है, तो घटा दो 84 में अगर हम 16 घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो घटाओ पे मान लो 14 हो गया, 14 में 6 घटेगा कितना आ जाएगा, ये हो गया 8 हो गया, इधर 7 हो, 7 में 1 घटेगा 6 आ गया, कितना हो गया 68% ये हो गया। लेकिन 68% वोटों से क्या होता है, विजयी होता है। लेकिन संख्या में कितने वोटों से विजय होता है, वह होता है 476, कितने से 476। तो 1% कितना हो जाएगा, 1% कितना हो जाएगा हमारा, वह हो जाएगा 476/68 और गुणे 100। ठीक है, अब इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इसे सिंपल से काट दो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा और 7 गुणे 100 करेंगे कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 700 हमारा हो जाएगा। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी दिया जा रहा है यह बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करना, इसी हिसाब से आपके मैथ क्वेश्चन वहाँ पे एनएक एग्जाम में आते हैं, इससे आपको ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता, बस आप ऐसे ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना वहाँ पे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन मैथ का आता है, क्वेश्चन नंबर 5 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर तथा वृत्त के एक त्रिज्यखंड के कोण की माप 60 अंश है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मैं कुछ रोल बता रहा हूँ, ले लिख लेना। जैसे कि हमारा वृत्त होता है, ठीक है, ये वृत्त हो गया, इस वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या, वह होता है πr²। ठीक है, तो सबको पता है। और ये बताओ जो इसके कोण कितना होता है, यहाँ जो कोण बनता है टोटल वृत्त का वह कितना होता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना कोण बनता है, वह 360 डिग्री का कोण इसका बनता है। लेकिन हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमें सब जो हमारा पूरा वृत्त है ना, इसका क्षेत्रफल नहीं पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि 60 अंश जो त्रिज्यखंड बनाता है 60 अंश का, यानी कि ये मान लो 60 अंश हो गया। यानी हमसे केवल इतने का पूछ रहा है कि क्षेत्रफल बताओ। टोटल अगर हमारा 360 हुआ और पूछ रहा है 60 का, कौन सा भाग पूछ रहा है, यानी 60 भाग पूछ रहा है 360 में। इसे काटो कितना आएगा, 36, यानी जो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के 1/6 कर देंगे, वही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, निकल आएगा। ठीक है, तो सिंपल से सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या, वह होता है πr² होता है। पाई की वैल्यू दी जा रही 22/7 हो गई, और जो हमारा त्रिज्या कितनी दी जा रही है वह 21 हो गई, 2r² और 21 2 बार लिख लेंगे, और पूरे क्षेत्रफल निकाल के क्या आ गया 1/6 कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो कट रहा है काट दीजिए, 7 से इसे काटेंगे कितना हो गया, 7 21 हो गया, 3 से इसे काट दो, 3 दूना 6 हो गया, 2 से इसे काट दो कितना हो गया, यहाँ पे 11 आ गया। अब यहाँ पे कितना हो गया हमारा 21 गुणे 11, इसे कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 11 गुणे 1 करेंगे, 11 कहाँ से लाओ, 1 11 दूना 22 1 23 हो जाएगा। यानी कितना आ जाए 231 जो आ रहा है, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है यह बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, वह करंट अफेयर क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों मैं 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के ला रहा हूँ, क्योंकि जो आपके आर्मी एनए के आगे आने वाली जो भर्ती है उसमें करंट अफेयर के बहुत ज़्यादा 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो मैं जितने भी आपके क्वेश्चन कराऊंगा उसमें करंट अफेयर के भी सारे क्वेश्चन आपको इंक्लूड करूँगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। तो हमारा जो करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि मार्च 2022 में खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया था। ठीक है, मार्च 2022 में खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया था, और इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला बंगलुरु, दूसरा लखनऊ, तीसरा है अहमदाबाद और चौथा है दिल्ली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना, अहमदाबाद हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया जा रहा है इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा आता है करंट अफेयर का दूसरा। इसमें हमसे पूछ रहा है कि देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। और हमारे जो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहला है केरल, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है तेलंगाना। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर आप लिख लेना है, तमिलनाडु हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो 3 दिया जा रहा है बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों हमारे जो करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन आता है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि कैरोलिना बिलास्का मिस वर्ल्ड 2021 चुनी गई है, यह किस देश से हैं। और 4 ऑप्शन क्या है हमारे, पहला फ्रांस, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा पोलैंड और चौथा क्या है मॉरिशस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा पोलैंड हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 3 दिया जा रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कैरोलिना बिलास्का मिस वर्ल्ड 2021 चुनी गई, वह किस देश से हैं, वह किस देश से हो जाएंगे, वह पोलैंड देश से हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि वह मार्च 2022 में अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम क्या था।
इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है फनी, दूसरा तूफान, तीसरा आसनी और चौथा है रोली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना आसनी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाए। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है कई एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जाम में रिपीट हो चुका है, आप इस क्वेश्चन में जरूर लिख लीजिए। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो आता है क्वेश्चन नंबर, इसमें हमसे पूछ रहा है कि वनडे क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन है। पहली महिला क्रिकेटर कौन है, इसके 4 ऑप्शन क्या है, पहला है हरमनप्रीत कौर, दूसरा है झूलन गोस्वामी और तीसरा है मिताली राज और चौथा क्या, स्मृति मंदाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना झूलन गोस्वामी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर बी दिया जा रहा है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वनडे क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन हो जाएंगी, वह हो जाएंगे झूलन गोस्वामी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करना था, आगे चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।